नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। क्या आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने से पूर्वांचल का किला मजबूत हो गया है? क्या स्वामी के जाने और आरपीएन सिंह के बीजेपी में आने के बाद पडरौना की लड़ाई दिलचस्प हो गई है? क्योंकि स्वामी प्रसाद ने बीजेपी को अलविदा कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा, तो सवाल बीजेपी से होने लगे कि तराई की खास सीट पडरौना के साथ पार्टी का पूर्वांचल में क्या होगा, जिसका जवाब भी मिल गया। सवाल पडरौना के साथ साथ ओबीसी वोट बैंक को लेकर है। क्या जिस वोट बैंक के लिए लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी में चल रही है, उस वोट बैंक को क्या स्वामी समाजवादी पार्टी को और आरपीएन सिंह बीजेपी को दिला पाएंगे? सवाल यह भी कि क्या जिस झंडे को प्रियंका गांधी बुलंद कर रही हैं, उसी झंडे के नीचे से उनके सेनापति आखिर साथ छोड़ते क्यों जा रहे हैं? सवाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर भी है। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। पूर्वांचल में विपक्ष के आखिरी किले को भी बीजेपी ने जीता। दल बदल से प्रियंका की लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी चुनाव में कांग्रेस की नॉन सीरियस पॉलिटिक्स, स्वामी की साइकोलॉजिकल पॉलिटिक्स को क्या यह बीजेपी का जवाब है? लल्लू के पॉलिटिकल करियर का अब क्या होगा, क्योंकि अजय कुमार लल्लू तराई के इलाके से ही आते हैं। चर्चा होगी अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। यूपी के सियासी महासमर में पूर्वांचल का किला सबसे अहम है। स्वामी प्रसाद मौर्य के एसपी में जाने के बाद बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। पूर्वांचल में दबदबा रखने वाले पूर्व मंत्री आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें पडरौना से टिकट दे सकती है और स्वामी प्रसाद मौर्य को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जिस पार्टी में मैंने इतने साल काम किया, ना तो वो पार्टी वो वाली रह गई है, ना तो वो सोच रह गई है। अब उस बहुत साल मेहनत और ईमानदारी से वहाँ पार्टी में काम किया। अब भारत और देश के निर्माण में अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। 3 बार लगातार वहां की पारी हो चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत मुगालते में है कि जिसको वो तोप समझ रहे हैं वो तमंचा भी नहीं साबित होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हुए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए विकास के मुद्दे को अपनाते हुए गरीब कल्याण की सही मायने में विश्वास रखते हुए उत्तर प्रदेश को देश की 1 नंबर बनाने के लिए आज हमारी साथ आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग हुई है। वहीं आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। 22 की बिसात में पिछड़ती दिख रही कांग्रेस आरपीएन सिंह को कायर बता रही है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। ये सच की लड़ाई है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए, इसको लड़ने के लिए वीरता चाहिए, साहस चाहिए। और जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, कायर इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। आरपीएन सिंह साहब को कायर और डरपोक कहकर संबोधित किया है उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने। यह बहुत ही निंदनीय है। पूरे समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। इस कृत्य के लिए उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। इस सियासी महासमर में बीजेपी सभी किलों को मजबूत करने में जुटी है और बीजेपी का पूरा फोकस पूर्वांचल में वोट समीकरण को साधना है। ऐसे में आरपीएन सिंह का बीजेपी में शामिल होना कितना फायदा दिला पाएगा, ये 10 मार्च को पता चलेगा। टीम न्यूज स्टेट। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। ये कांग्रेस की समस्या है, ये भाजपा की समस्या नहीं है। जो नाव पूरी तरह से डूब गई है, जो बचना चाहता है तो कहाँ बचने का रास्ता है, तो भाजपा को मानता है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आए हैं उनके आने और या कांग्रेस की ओर से उनके खिलाफ कुछ बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस देश और प्रदेश सभी जगह लगभग खत्म हो चुकी है। श्री अखिलेश की आज बौखलाहट मैं भी देख रहा था, किस प्रकार से बौखलाए हैं, किस प्रकार से घबराए हैं।
जो श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, उनकी लिस्ट बाहर आने से ही 40 के नीचे चले गए हैं। 2017 से भी नीचे चले गए हैं, गठबंधन के साथ नीचे चले गए हैं। हम तो डूबेंगे, तुमको भी डुबो देंगे। जो गठबंधन में उनके साथ गए, उनका यही हाल है। और सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दे डॉक्टर अभिषेक राय जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी। इसके अलावा हमारे साथ एनके सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ रहे हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। अंशु अवस्थी जी, आरपीएन सिंह तो कांग्रेस को अलविदा कह गए। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस दमखम के साथ प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में हैं, कल तक सीएम फेस की बात नहीं हो रही थी और यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपने आप में पूर्ण है। आखिर लगातार कांग्रेस के जो नेता जा रहे हैं, पूर्वांचल का एक किला आपका जो मजबूत था, आज उस पर भी बीजेपी का झंडा लग गया है। या यूं कहे कि जो झंडा बुलंद कर रही थी प्रियंका गांधी, उस झंडे के नीचे लगातार जो सेनापति है वो निकल रहे हैं। वजह तलाशेंगे या फिर बयानबाजी होगी? देखिए राहुल जी, कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के मत से और कार्यकर्ताओं की भावनाओं से चला करती है। कार्यकर्ताओं ने आज जिस तरीके का जश्न मनाया है, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की भावना क्या थी, कार्यकर्ताओं का मत क्या था। कांग्रेस पार्टी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार नौजवानों को और जो इस समय वर्तमान समय में इस तानाशाह सरकार से लड़ रहे हैं, उनको अवसर दे रही, मौका दे रही है। उसके सामने जो भी रुकावटें हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी इस तरीके की दीवारें हैं, वो टूट रही हैं अपने आप। या तो वो छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं और या तो वो तोड़ दी जा रही। तो इसका सीधा कारण यही है। बिल्कुल आरपीएन सिंह जी का मैं सम्मान करता हूं। वो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी के एक सम्मानित नेता थे और कांग्रेस पार्टी ने उनको हमेशा सम्मान दिया, उनको सर आंखों पर बिठाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, उसके साथ में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी बनाया। तो आप ये बात नहीं कह सकते कि हमने उनको सम्मान नहीं दिया है। हाँ, ये बात अलग है कि जब कांग्रेस मजबूत थी, सरकार में थी, तो हमने उनको ताकत दी, उनको मजबूत बनाया। लेकिन उन्होंने कहीं पर भी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कोई भी काम नहीं किया और उसका परिणाम राहुल जी ये हुआ। क्यों? अपना आवाज तो उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के लिए समर्पित कर दिया, जहां अजय कुमार लल्लू कभी पहुंचे नहीं, वो तराई के इलाके से ही आते हैं। मैं 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर दूं राहुल जी। जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दम पर, कांग्रेस की विचारधारा के दम पर वो विधायक और सांसद बने थे, उसी कार्यकर्ताओं को उन्होंने उपेक्षित किया। परिणाम क्या हुआ कि 2-2 बार वो लोकसभा हारे। तो ठीक है, अगर एक्सपायरी मटेरियल और यही सब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। 2 बार में एक बार तो राहुल गांधी भी अमेठी से हार गए, हालांकि एक नहीं कई कांग्रेसी नेता हार गए। सवाल एक आपसे ये भी है कि जो प्रियंका पॉलिटिक्स कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स चल रही है, इसे नॉन सीरियस पॉलिटिक्स कहें या वाकई जान बची है कांग्रेस में? क्योंकि जो जान है कांग्रेस की वो लगातार निकलती जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं राहुल जी। देखिए, सही बात तो ये है कि प्रियंका गांधी जी ने जो एक नए नौजवान, नए लोगों को मौका दिया है, हर वर्ग के लोगों को अवसर देने का काम किया है। आप देखिए, 125 जो पहली लिस्ट आई थी, उसमें 88 लोग ऐसे हैं जिनको पहली बार कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा रही है। यानी वो अपने क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। बीजेपी तो कह रही कि इन्हें नौजवानों उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए जिन 88 का नाम आप ले रहे हैं। ठीक है, अशोक पांडे जी, ये जो तराई आ रहे हैं सर, देखिए वक्त भी बहुत कम होता है, 2 सवाल आपसे मैंने कर लिया। अशोक पांडे जी, जो तराई की लड़ाई है, क्या ये जवाब है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी और विपक्ष को लेकर कि अब तो आरपीएन सिंह हमारे हो गए हैं, अब पडरौना की लड़ाई, कुशीनगर की लड़ाई, तराई की लड़ाई में हम आगे आ गए? नेताओं में सशक्त हस्ताक्षर, देश के युवा नेताओं में सशक्त हस्ताक्षर रतनजीत प्रताप सिंह, उनके घर का नाम बाबू किस्मत सिंह है। वो कांग्रेस की किस्मत थे, आज कांग्रेस की किस्मत फूट गई। जिन्हें ये लोग युवा मानते थे, वो आज हम माधवराव सिंधिया के बेटे हमारे साथ हैं। जतिन बाबू को ये एक क्षेत्र थे, जतिन बाबू एक संस्था थे, वो आज हमारे साथ हैं। आज रतनजीत प्रताप सिंह जी जो आज शामिल हुए हैं, इनके पिताजी
आरपीएन सिंह जी के पिताजी भी कांग्रेस के गौरव रहे हैं। ये एक किला है कांग्रेस के, हर जिले में, हर प्रदेश में जो किला है धीरे धीरे ढह रहा है। उसी ठीक है अशोक पांडे जी उस पर बात नहीं करते, बात स्वामी को लेकर करते हैं। वो उनकी विजय होगी। नहीं तो क्या आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने से वो कुशीनगर की लड़ाई, पडरौना की लड़ाई में बीजेपी ने बढ़त बना ली है? आपने एक जवाब दे दिया समाजवादी पार्टी को कि आप रखिए स्वामी को, हमने लाया है आरपीएन सिंह को। निश्चित तौर पे आपको बता दें जी, बिल्कुल आरपीएन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के उस क्षेत्र में विजय के लिए कारगर साबित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत उनके आगे कुछ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य को सुन रहा था, उनका कहना कि कुछ नहीं होने वाला है। किस्मत सिंह जी निश्चित तौर पे उनके आने से, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़बोले हैं, इतने बड़बोले हैं कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, अब चुप है। बेटे के टिकट के लिए गए थे समाजवादी पार्टी में, नहीं पाए और चुप है। कहते हैं जहां मैं जाता हूं सरकार ठीक है। अभिषेक जी आपसे सवाल है, अभिषेक जी आपसे सवाल है, जो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, क्या इसके तहत स्वामी प्रसाद को आपने पार्टी में शामिल कराया और उसी के तहत अब बीजेपी ने आरपीएन सिंह को अपनी पार्टी में शामिल कराया है? एक करारा जवाब तो बीजेपी का कहना है कि हमने दे दिया है, कांग्रेस से लिया, लेकिन जवाब ये समाजवादी पार्टी के लिए है। क्या ये लगता है कि जो परीक्षा आप दे रहे हैं उस परीक्षा में 10 मार्च को पास हो पाएंगे? क्योंकि जो वोट बैंक छिटक गया था, क्या स्वामी की वजह से वो पा पाएंगे? क्योंकि आरपीएन सिंह अब तो बीजेपी के खाते में है। राहुल जी, मैं बहुत सीधी सी बात कहना, खुद को अपने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और संगठन कहने वाली पार्टी के पास अपनी पार्टी के अंदर कोई चेहरा नहीं था कि इन्हें कहते ना भाड़े के टट्टू ले आने पड़ रहे हैं, और वो भी दगे हुए कारतूस, जो कितने चुनाव पिछले हार चुके हैं सबको पता है। तो क्या स्वामी प्रसाद स्वामी क्या पहले समाजवादी पार्टी में थे भाई जो लौट कर आए? अगर लौट के आते तो भी मान लेते कि ये जो आप बात कह रहे हैं वो सही है। राहुल जी, मैं कह रहा हूँ, बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य कितनी सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे और क्या रहे सबको पता है। वो एक जन नेता है, आप देख लें उनकी बेटी कहां से लड़ती है। अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया जैसे भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाती है कि वो टिकट के लिए समाजवादी में आए, अपने बेटे के। हमने टिकट नहीं दिया, ऊंचाहार से मनोज पांडे जी लड़ रहे और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। अभिषेक जी, गैर यादव ओबीसी वोट बैंक समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा आपको लगता है? सुन लीजिए, मैं बहुत साफ बात कर रहा हूँ राहुल जी। हमने अभी 159 की लिस्ट जारी करी है, उसमें सिर्फ 12 यादवों को टिकट दिया है और 62 अन्य ओबीसी को टिकट दिया है, जो कहते हैं ना गैर यादव है। हमने जितने समाज में जिसकी हिस्सेदारी है उससे उतनी भागीदारी तय करी है। हमने 19% मुसलमानों को टिकट दिया, हमने सवर्णों को टिकट दिया, हमने वैश्यों को टिकट दिया, हमने 5 डॉक्टर उतारे हैं मैदान में। तो ये हमारी सामाजिक जो सोशल इंजीनियरिंग है, हम उत्तर प्रदेश की जनता को उसका जो भी शोषित वर्ग है, ठीक है। एनके सिंह सर जी, दो चीजें हैं, दो विषय पर आपसे आकलन कराना चाहते हैं। जिस तरीके से प्रियंका लगातार सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, लेकिन उनके जो बड़े चेहरे, बड़े नेता उत्तर प्रदेश से आते रहे, वो छिटकते रहे, वो भागते रहे, बीजेपी का दामन थामते रहे, एक दो को छोड़ दीजिए। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर जिस कुनबे को संभालने की कोशिश में प्रियंका हैं, वो तो बिखर रहा। एक तो इसमें नाकाम कांग्रेस नजर आ रही है, दूसरी ओर जिस गैर यादव ओबीसी वोट बैंक की खातिर स्वामी गए समाजवादी पार्टी में, उसी का जवाब क्या आज बीजेपी ने आरपीएन सिंह को अपनी पार्टी में शामिल कराकर दे दिया है। इसमें राहुल दो चीजें हैं। अभी एक प्रवक्ता ने कहा कि साहब ये बुझे कारतूस हैं, आरपीएन सिंह बुझे कारतूस है और ये एक्सपायरी डेट के हैं। अगर एक्सपायरी डेट के थे तो कांग्रेस ने अभी कल ही उनको स्टार प्रचारक बनाया, झारखंड के वो इंचार्ज थे, और आप ही ने उनको मिनिस्टर तक क्या नहीं बनाया, यंग एज में उनको एमओएस होम बनाया था देश का। तो ये कीमत एक्सपायरी डेट कब हुई ये नहीं समझ में आया, क्या आज हुई है एक्सपायरी डेट उनकी? एक तो ये है। दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य जब गए थे तो आपको याद होगा
कि सबने कहा कि ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है और समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूत वो है, मकाम है जी। तो आज अगर आरपीएन सिंह बीजेपी में आ रहे हैं, वो भी उस इलाके के हैं और राज परिवार से हैं, राज परिवार का अपना इन्फ्लुएंस है वहां पे। हम ये नहीं मानते हैं कि स्वामी प्रसाद के मुकाबले उनका कद ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वो मास लीडर है स्वामी प्रसाद, और आरपीएन सिंह मास लीडर उस तरह नहीं है, कुंवर है, बड़े परिवार के हैं। लेकिन ये आने से जो मैसेज गया है क्रॉस द कंट्री, वो जाहिर है कि वो बीजेपी के लिए थोड़ा एक बूस्टर है, क्योंकि एक नॉन यादव बैकवर्ड में एक मैसेज बीजेपी के, एक पॉजिटिव मैसेज आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनके सिंह सर जी, अजय कुमार लल्लू के बारे में क्या कहेंगे? तराई से ही आते हैं, आरपीएन सिंह के घर से ज्यादा दूर घर नहीं है उनका। नहीं, एक तो प्रियंका से नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या कहे कि अजय कुमार लल्लू से भी नहीं समझ पा रहा है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अंशु अवस्थी जी, नहीं, एक चीज बहुत साफ है कि कांग्रेस में लीडरशिप की जो अथॉरिटी होती है वो फ्लो नहीं करती। अंशु अवस्थी जी, देखिए निष्पक्ष पत्रकार का ये आकलन है। मैं कह सकता था एक बार मेरे पे आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आपको, आपकी पार्टी को, आपके बड़े नेताओं को आकलन करने की जरूरत है, गांधी परिवार से बाहर निकलने की जरूरत है। ऐसे ही किला ध्वस्त होता रहा तो फिर जो बीजेपी का सपना है कांग्रेस मुक्त भारत, वो हो जाएगा पूरा। देखिए राहुल जी, हम लोग बात कर रहे थे, चूंकि एनके सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और उनका अपना विश्लेषण है, मैं उस पर नहीं जाता। ज्योतिरादित्य, उनके पिताजी कांग्रेस में थे, उनके बेटे कांग्रेस, उनकी पहचान क्या थी कि वो कांग्रेस में उनके बेटे थे, उनको सम्मान मिला। जितेंद्र प्रसाद, स्वर्गीय बाबा साहब जितेंद्र प्रसाद के बेटे। हम किसी सम्मान की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यही कांग्रेस है ना, 30 सेकंड, यही कांग्रेस, मैं मानता हूं यही कांग्रेस है ना। और जिन नेताओं, ठीक है, मैं मानता हूं सर, वो ठीक है, आप कहिए सबको सम्मान मिला, लेकिन ये ऐसे लोग थे जो G23 में तो शामिल नहीं थे, डिबेट करा रहे हैं, G23 में ये शामिल नहीं थे। आज आपके कांग्रेस के बड़े नेता ही कह रहे हैं कि बागडोर दीजिए किसी के हाथ में, कांग्रेस वो पुरानी नहीं है जो होनी चाहिए थी। ये बात तो आप कह दीजिए। कमाल की बात है, मुझे आप 30 सेकंड तो दीजिए, बट मेरी बात तो रख लूं। अगर आपने मुझे बुलाया है तो आपका सवाल आया, वो खत्म नहीं हुआ, दूसरा टपक दिया आपने, रुक जाइए, क्योंकि आप कट टू कट जवाब दीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब मेरी बात आ जाने दीजिए, अब डिबेट बहस मत करिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, कौन लोग थे? इनके पिताजी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, कांग्रेस ने इनको सर माथे पर बिठाया। सारी चीज मान रहा हूं, देखिए निर्मल खत्री सब दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। अंशु अवस्थी जी, अंशु अवस्थी जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप। अरे मुझे वही कांग्रेस के नेता है जो कह रहे हैं कि ये पुरानी कांग्रेस नहीं है, इस कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? अरे भाई आप मेरी बात कंप्लीट करने दो। कांग्रेस कैसे चलेगी हम बताएंगे कि आप बताओगे? जो नेता बता रहे हैं उनकी तो सुन नहीं रहे, मेरे बताने से क्या सुनेंगे आप, या आपके बताने से क्या होगा? सुनिए आप पहले 30 सेकंड मेरी बात कंप्लीट हो जाए, मैं अनुरोध कर रहा हूं, मेरी बात पूरी हो। सर वक्त नहीं है ना। इनकी क्या पहचान थी? इनकी क्या पहचान थी कि ये अपने पिता की औलादे थी और दूसरे जो कांग्रेस की विचारधारा पर आज चले गए तो आप उनके पिता के नाम से उनका संबोधन कर रहे हैं। देखिए वक्त नहीं है। आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। माफी के साथ अंशु अवस्थी जी आपको रोकना चाहता हूं। लगातार कांग्रेस के बड़े नेता भी मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस में बहुत बदलाव की जरूरत है, लेकिन ये बदलाव हो नहीं रहा है और लगातार कांग्रेस के नेता छोड़ रहे हैं पार्टी को, दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। और ऐसे में जितिन प्रसाद के बाद आरपीएन सिंह, अदिति सिंह, ये सब शामिल हो चुके हैं बीजेपी में। लेकिन सवाल ऐसे में तराई को लेकर भी है कि तराई की लड़ाई क्या अब दिलचस्प होती जा रही है? जिस स्वामी के बदौलत समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर थी, आज उसी का जवाब बीजेपी ने आरपीएन सिंह को अपनी पार्टी में शामिल कराकर दे दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।